सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन में बेसिकली तीन टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग को यहाँ पे देखने हैं, फ्रिक्शन इन ब्लॉक्स, फ्रिक्शन इन वेजेस एंड लैडर फ्रिक्शन, है ना। तो तीन टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने हैं। उसमें फर्स्ट टाइप का जो फ्रिक्शन इन ब्लॉक है, उसमें चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग आज देखने वाले हैं, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले जो भी ब्लॉक होता है ना, जो भी ब्लॉक होता है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीख लेते हैं कि ब्लॉक जो होता है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट होगा और अदर फोर्सेस के ऊपर कौन से एक्ट होते हैं ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग को एक ये दिया हुआ ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, इसका हम लोग को कुछ वेट दिया है और ये एक रफ सरफेस पे या फिर एक ग्राउंड के ऊपर इसको रेस्ट किया हम लोग, ग्राउंड के ऊपर ये रखा हुआ है ना। तो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, इसकी कौन से फोर्सेस के ऊपर आने वाले हैं वो हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस आएंगे, देखो सबसे पहले आता है ब्लॉक का वेट है। ब्लॉक का वेट कैसा रहेगा, ब्लॉक का वेट रहता है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट रहेगा। तो वेट इज ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड चीज होती है इसका वेट किसके ऊपर आ रहा है, इस सरफेस के ऊपर इसका पूरा वेट आ रहा है ना, ग्राउंड के ऊपर आ रहा है, पूरा सरफेस पे इसका वेट आ रहा है। तो इसका वेट पूरा इस सरफेस पे आ रहा है, तो इस सरफेस से इस ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन क्रिएट होगी है। तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे इस वाले टाइप की प्रॉब्लम में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अब कुछ बुक में नॉर्मल रिएक्शन R से डिनोट होगा, कुछ में Rn से डिनोट होगा, किसमें N से डिनोट होगा, है ना। तो हम लोग N से डिनोट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन, इस ब्लॉक का वेट आ रहा है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस से इस ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगा। और रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, अंदर की तरफ टुवर्ड्स द पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ना, मे बी इंक्लाइंड मे बी हॉरिजॉन्टल, कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई होने वाला है ना। सपोज मान लेते हैं इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग ना, इस डायरेक्शन में P अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब देखो आप बोलोगे सर फोर्स के लिए हम लोग F यूज करते हैं, P की यूज कर रहे हैं ना, तो अब F हम लोग यूज करने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए ना। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम लोग नोटेशन यूज करने वाले हैं F, लेटर F यूज करने वाले, इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के लिए हम लोग P यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक किधर मूव होना चाहिए, ब्लॉक इधर मूव होगा, मोशन है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगा ब्लॉक का, इधर मूव होगा, है ना। अब ब्लॉक इधर मूव होगा तो इस ब्लॉक और इस रोड जो हमारा ग्राउंड सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन होने वाला है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ये बात पक्का याद रखना, इस चैप्टर में ये बात एकदम पक्का याद रखना कि जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन होगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रहने वाला है ना। तो ब्लॉक का मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन, है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग F से नोट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, सिंपल अपोजिट दी मोशन, है ना। जो भी मोशन हो रहा है उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। तो मोशन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, है ना। अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू n। ये फार्मूला याद रखना, n इज अ नॉर्मल रिएक्शन, F इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, ये पता है। अब म्यू क्या होता है, म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, सरफेस और ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग डिनोट करेंगे लेटर म्यू से। ओके, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सबसे पहले इसको रफ कर लेंगे और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, टू ब्लॉक्स A and B आर प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन्स एज शोन इन फिगर। डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना। और आगे क्या बोल रहा है, देखो दी ब्लॉक A weighs 1000 न्यूटन, मतलब ब्लॉक A का वेट कितना है, 1000 न्यूटन है, ये दिया है ना। डिटरमाइन मिनिमम वेट ऑफ द ब्लॉक B, है ना। मिनिमम वेट ऑफ ब्लॉक B हम लोग को फाइंड आउट करना है फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, है ना। सिस्टम का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ब्लॉक B का मिनिमम वेट कितना होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है, अज्यूम दैट द ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू A बिटवीन द ब्लॉक A एंड द प्लेन इज 0.25, है ना। अज्यूम सेम वैल्यू फॉर म्यू B, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक B, है ना। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक A विद द सरफेस और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक B विद द सरफेस, दोनों की वैल्यू दिया है, मतलब म्यू A और म्यू B की वैल्यू दिया है कितना, 0.25 है ना।
और हम लोग को क्या दिया है, ब्लॉक ए का वेट दिया है, ब्लॉक ए का वेट दिया है 1000 न्यूटन, है ना। और इस दोनों को हम लोगों ने किससे ज्वाइन किया, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से ज्वाइन किया। स्ट्रिंग का वेट नहीं है, और जो हमारा पुल्ली है, पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने वाला, फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग को क्लियर की है, और ये सरफेस के दो एंगल हम लोग को दिए हुए हैं, ठीक है। इतना सारा हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। देखो, वेट ऑफ ब्लॉक ए WA दिया है हम लोग को 1000 न्यूटन। उसके बाद क्या दिया है, म्यू ए फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट ए इज 0.25, और सेम वैल्यू फॉर ब्लॉक बी भी बोला उसने, मतलब म्यू बी की भी जो वैल्यू है वो भी कितनी है, 0.25। ओके, अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग बी का हम लोग को यहाँ पे वेट फाइंड आउट करना है फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम। ओके, तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन की प्रॉब्लम रहेगी, एक से ज्यादा ब्लॉक आपको दिए रहेंगे 100%, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को एक एक ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है, दोनों जॉइंटेड है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, है ना। अब इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है दोनों साइड भी वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, दोनों साइड भी टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो अब ये ब्लॉक ए को इस स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और ब्लॉक बी को इस सेम स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये ब्लॉक ए के वजह से, ब्लॉक ए के वेट के वजह से इस स्ट्रिंग पे क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा, है ना, जिसको हम लोग नाम दे देंगे टेंशन टी। अब इस टेंशन टी की वैल्यू कैसी रहेगी, टेंशन ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, टेंशन कभी भी क्या होता है, बाहर की डायरेक्शन में होता है, पॉइंट की तरफ नहीं रहेगा, पॉइंट से बाहर रहेगा। टेंशन ऑलवेज बाहर की तरफ रहेगा, और रिएक्शन ऑलवेज पॉइंट की तरफ रहता है, अंदर की तरफ रहता है ना। तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन वो बाहर की तरफ बताएंगे, टेंशन टी। और सेम वे ब्लॉक बी को भी हम लोगों ने सेम स्ट्रिंग से बांधा है, तो इसके वजह से क्या होगा, इस ब्लॉक बी के वेट की वजह से स्ट्रिंग पे भी क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा ना, और वो भी टेंशन कैसा रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, टेंशन ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, टी, है ना। तो अब देखो, ये टेंशन और ये टेंशन, दोनों टेंशन की वैल्यू कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। तो दोनों टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। अब सब में पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लॉक ए से, है ना। तो कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए, तो सब में पहले क्या करेंगे, कंसीडरिंग एफडीडी या कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए। सब में पहले ब्लॉक ए को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्यों ब्लॉक ए को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ब्लॉक बी को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। बी का वेट हम लोग को फाइंड आउट करना है, वेट नहीं दिया है ना। यहाँ पे ब्लॉक ए का वेट हम लोग को दिया है, मतलब एक नोन वैल्यू है हमारे पास, उस नोन वैल्यू से बाकी सारे अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टेंशन की वैल्यू इधर पुट करेंगे, टेंशन सेम है, टेंशन की वैल्यू इधर पुट करेंगे, फिर ब्लॉक बी का वेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे ब्लॉक ए से, क्योंकि ब्लॉक ए का वेट दिया हुआ है। तो सब में पहले क्या करेंगे, देखो सब में पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो अलग से डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा सरफेस है, सरफेस का एंगल हम लोग को दिया है कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है हमारा। सब में पहले इसका एलबीडी ड्रॉ कर लेंगे। चलो, इस ब्लॉक ए का सब में पहले क्या रहेगा, वेट। वेट कैसा दिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तुम्हारा सरफेस इंक्लाइन होने दो, वर्टिकल रहने दो, हॉरिजॉन्टल कैसे भी रहने दो, वेट कैसा रहेगा, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। वेट ऑफ ए जो कितना दिया है हम लोग को, 1000 न्यूटन, डब्ल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट 1000 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हम लोग को, और कुछ दिया नहीं, हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसका एलबीडी निकालना। अब क्या क्या होगा, देखो क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रिंग से इसको हम लोगों ने बांध के रखा है, अगर ये स्ट्रिंग से बांधेंगे नहीं तो नीचे आ जाएगा, नीचे स्लाइड हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा नहीं, है ना। तो ये अपने पोजीशन पे रहना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग से बांध के रखा है। तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, है ना, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग टी आ जाएगा, इस डायरेक्शन में टेंशन इन द स्ट्रिंग टी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दो चीजें होने वाली है, देखो दो चीजें होने वाली है, ध्यान से देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन कैसे होती है, अभी हम लोग ने देखा। इस जो भी हमारा ब्लॉक है, इसका वेट किसके ऊपर आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, इस वाले सरफेस पे आ रहा है। इस सरफेस से इस ब्लॉक पे क्या होगा, रिएक्शन क्रिएट होगा, और रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, ब्लॉक को 90 डिग्री पे होता है, इस सरफेस को क्या होता है 90 डिग्री पे होता है ना। सरफेस को 90 डिग्री पे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा एन। देखो इस ब्लॉक का वेट इस सरफेस पे आ रहा है, तो सरफेस से ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगा, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, है ना। अब ब्लॉक सरफेस इंक्लाइंड है, ये कैसा रहेगा, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ये 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन एन, ओके। अब लास्ट बारी है फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, मैंने अभी आपको बताया,
फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिशन ऑफ मोशन, है ना। जो भी मोशन रहेगा मतलब ये ब्लॉक किधर स्लाइड होना है, अब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ब्लॉक नीचे के साइड में जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर रहेगा, है ना। अगर ब्लॉक ऊपर के साइड में जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे रहेगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ब्लॉक हमारा ए ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है? इसके लिए हम लोग को पूरे सिस्टम को देखना पड़ेगा। यहाँ इस डायग्राम से पता चलेगा। देखो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे, ब्लॉक ए का वेट दिया है, ब्लॉक बी का वेट हम लोग को अभी तक दिया नहीं, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसीडर करने के लिए बोला है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लोग को सिर्फ एक चीज ध्यान देना है, ये दोनों के सरफेस के एंगल्स। देखो ए का सरफेस का एंगल कितना है 30 डिग्री, इंक्लिनेशन कम है, और ब्लॉक बी का इंक्लिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, सरफेस का एंगल देखेंगे तो ब्लॉक बी के सरफेस का एंगल कितना है 60 डिग्री है, जो कि ब्लॉक ए के कंपैरिजन में ज्यादा है ना। इसका एंगल ज्यादा है, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो ब्लॉक बी क्या होगा, ब्लॉक बी नीचे के साइड में मूव होगा, है ना। ब्लॉक बी स्लाइड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ब्लॉक बी किधर स्लाइड होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होगा, है ना। अब ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग से ब्लॉक ए से, अब ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा, ब्लॉक ए जाएगा हमारा ऊपर, है ना। ब्लॉक ए ऊपर की तरफ स्लाइड होगा, क्यों, कि इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, इसके लिए नीचे आएगा, और इसका इंक्लिनेशन कम है, ताकि ये नीचे आ रहा है मतलब ये ऊपर जाना चाहिए ना, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, है ना। और स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने की वजह से अगर ब्लॉक भी नीचे जा रहा है तो ब्लॉक ए को ऊपर जाना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ब्लॉक ए का मूवमेंट कैसा रहेगा, अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, इसके लिए नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ब्लॉक ए का मोशन किधर होने वाला है, ऊपर होने वाला है, इस डायरेक्शन में। देखो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है हमारा, इधर है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे लिख देते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है हमारा, इधर है, ऊपर की तरफ होगा मोशन, ब्लॉक का मोशन ऊपर की तरफ होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा, मोशन के एग्जैक्टली अपोजिट है। मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा, इधर। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बताएंगे हम लोग इधर, ये रहेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F, है ना। इसको नाम दे देंगे फ्रिक्शनल फोर्स Fa, क्योंकि ये ब्लॉक ए है, इसके लिए Fa, नॉर्मल रिएक्शन Na, टेंशन तो दोनों के लिए सेम है, और वेट हम लोग को दिया हुआ है, ओके। अब देखो कितना, यहां से हमारा एफबीडी बन गया, इस ब्लॉक ए का एफबीडी हम लोग को मिल चुका है ना। करना है अब हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है, ताकि फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व कर सके और अननोन फोर्सेस के वैल्यूज फाइंड आउट कर सके। यहां से हम लोग को बेसिकली टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, टेंशन टी की, टेंशन टी मिल जाएगा, फिर ब्लॉक बी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और ब्लॉक बी का वेट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को फोर्सेस अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अननोन एंगल्स मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। और वैल्यू कैसे मिलने वाली, यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करने वाले। कौन सा, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड वाला कंडीशन होता है मोमेंट इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं जो हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। इसमें से मोमेंट वाला कंडीशन हम लोग रेयरली यूज करते हैं, तो नहीं यूज करते, ऐसी समझ लो। फ्रिक्शन में हम लोग को ये दो कंडीशंस के यूज करने होते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 0 और f ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो ये दो कंडीशन भी हम लोग को यूज करने हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंक्लाइंड फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसलिए हम लोग को क्या चाहिए, उनके एंगल्स पता होने चाहिए, है ना, उनके एंगल्स पता होने चाहिए। तो एंगल्स हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग को सरफेस का एंगल दिया है 30 डिग्री, है, तो हम लोग रिएक्शन का एंगल निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम के पूरे प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने यही तो किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये जो सरफेस है, सरफेस का हम लोग को हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है 30 डिग्री, सरफेस का हम लोग को हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है 30 डिग्री। तो जो भी इस सरफेस की परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगी, 90 डिग्री वाली जो रिएक्शन रहेगी, इसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। मैंने तुमको इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम में सारे प्रॉब्लम से बताया था, बाकी पक्का याद रखना। देखो जो भी सरफेस है, सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, मतलब उसके सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन आ रही है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, उसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल डायरेक्टली लेना, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो वर्टिकल से इसका एंगल हो गया 30 डिग्री। अब इस वाले लाइन को अगर हम लोग ऐसे ऊपर एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। देखो यहां से इतना एंगल 30 है, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री। ये दो एंगल कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब ये दो एंगल हम लोग को मिल चुके हैं। अब आप ध्यान से देखोगे कि हम लोग को जितने इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना था, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे इस वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे सिर्फ जो ये वेट है, वेट वाला जो फोर्स है, ये वर्टिकल है,
ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है। बाकी सारे फोर्स अगर आप देखते हो, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, टेंशन हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये तीनों फोर्सेस कैसे इंक्लाइंड है ना। तो मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन तीनों को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट है ना। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। देखो कैसे इजी करेंगे, अगर हम लोगों ने क्या किया, इस सरफेस को इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे स्ट्रेट कर दिया है ना, इसको टिल्ट करके इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया है ना, इस वाले सरफेस को जो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, इसको ऐसे हम लोगों ने ऐसे हॉरिजॉन्टल पे ला दिया, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया सरफेस को हम लोगों ने, तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है और टेंशन है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स बन जाएंगे है ना। ये वाला फोर्स वर्टिकल हो जाएगा और ये दो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे ना। इंक्लाइन फोर्स बचेगा सिर्फ हमारा एक, जो कि W है हमारा वेट है ना, और उसका एंगल भी हम लोग को यहाँ से पता है। तो सिर्फ एक ही फोर्स को हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा और हमारा कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा है ना। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग अभी वही करने वाले, नेक्स्ट क्या करने वाले, इसे सरफेस को पकड़ के ऐसे इसको स्ट्रेट कर देंगे ना, इसे सरफेस को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे ना, इसे ब्लॉक को सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल कर देंगे। देखो तो ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे फायदे होंगे। देखो क्या क्या होगा, देखो मैं बताता हूं है ना, हमारा कैलकुलेशन बहुत एकदम इजी हो जाएगा। देखो क्या कर लेंगे हम लोग, इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ऐसा ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा जा रहा है ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड, देखो इसको ऐसे कर दिया हम लोगों ने, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड रहेगा एंड ए। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जाएगा लेफ्ट में। इमेजिन करो इसको सिर्फ हम लोगों ने कैसे कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया सरफेस पे, तो एफ ए आ गया हमारा इधर। उसके बाद जो टेंशन है टी, तो टेंशन टी आ जाएगा हमारा इधर, और जो हमारा वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड था, अब वो इंक्लाइन हो जाएगा। इस सरफेस को हम लोगों ने ऐसे कर दिया तो ये थोड़ा इंक्लाइन हो जाएगा, इधर के साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेट हमारा इंक्लाइन हो जाएगा, जो कि 1000 न्यूटन का है। तो ये जो वेट है हमारा क्या होगा, इंक्लाइन हो जाएगा। और इसका वर्टिकल से एंगल हम लोगों ने अभी निकाला, कितना है, 30 डिग्री। तो वर्टिकल से इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। देखो अब इसे ब्लॉक को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसे ब्लॉक ए को हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो फायदा क्या हुआ, ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल हो गया और टेंशन और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। सिर्फ एक ही इंक्लाइन फोर्स बचा जिसका एंगल भी हम लोग को पता है, उसको हम लोग इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई की कंडीशन यूज करके फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन की वैल्यू और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली है ना। तो अब एक ही फोर्स है हमारा जो इंक्लाइंड है, तो सब में पहले क्या करेंगे, इस इंक्लाइंड फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट है ना। तो चलो सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में। देखो एंगल हम लोग को कहां से पता है, वर्टिकल से पता है। तो देखो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड रहेगा। एंगल कहां से पता है, फोर्स का एंगल पता है वर्टिकल से, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा cos 1000 cos ऑफ 30 है ना, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा sin 1000 sin ऑफ 30, 1000 sin ऑफ 30 और ये 1000 cos ऑफ 30, ये दो कंपोनेंट इसके कर दिए हम लोगों ने, रिजॉल्व कर दिए। ओके, अब सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, f of x equals to 0 f of y equals to 0 कंडीशन यूज करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले एक चीज हम लोग को पता है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है F, उसका हमारे पास फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू n होता है। तो उसी तरह से FA फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ब्लॉक A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू A इनटू NA हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको याद रखना है, इसका हम लोग को यूज करना है ना। तो अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले f of x equals to 0 करना है या f of y equals to 0 करना है, एकदम सिंपल है। देखो हम लोग अगर देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग देखेंगे, Na वर्टिकल है जो अननोन है, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल फोर्स देखो डाउनवर्ड फोर्स 1000 cos 30, दो ही वर्टिकल फोर्स है, तीसरा फोर्स वर्टिकल नहीं है, सिर्फ दो ही वर्टिकल फोर्स है। इसमें 1000 cos 30 का फोर्स नोन है और ये अननोन है, तो डायरेक्ट Na अपने को मिल जाएगा, f of y equals to 0 करेंगे है ना। तो हम लोग उससे ही स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, समेशन ऑफ f of y equals to 0 करते हैं, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव है ना। अब देखो अपवर्ड कौन जा रहा है, Na, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A इज अपवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स है ये वाला, तो माइनस 1000 cos ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से Na का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, देखो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू माइनस में उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 1000 cos ऑफ
30. ओके, सो अब Na का वैल्यू मिल जाएगा 866.03 न्यूटन, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 866.03 न्यूटन। ओके, f ऑफ y इक्वल्स टू 0 किया। अब करना है f ऑफ x इक्वल्स टू 0। देखो समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। ओके, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो राइट में कौन जा रहा है, राइट में जा रहा है हमारा T फोर्स, टेंशन। उसके बाद लेफ्ट में ये दो फोर्स जा रहे हैं, तो लेफ्ट में आएगा माइनस एफ ए है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, माइनस एफ ए माइनस 1000 साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब एफ ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है क्या है, म्यू ए इनटू एन ए, और एन ए का वैल्यू भी मिल चुका है। तो सबसे पहले एफ ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करते देखो। अब T इज इक्वल्स टू टेंशन T इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस में है सब, है ना, ये भी माइनस में, ये माइनस, ये दोनों को उधर ले गया तो क्या होगा, प्लस में होगा, इनका साइन चेंज होगा। देखो माइनस एफ ए उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस एफ ए, और एफ ए का वैल्यू क्या है म्यू ए इनटू एन ए, तो एफ ए की जगह पे म्यू ए इनटू एन ए में लिख रहा हूं और एफ ए को उधर लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस म्यू ए इनटू एन ए। एफ ए माइनस था, इधर गया प्लस हो गया, और एफ ए की वैल्यू लिखा मैंने म्यू ए इनटू एन ए। ओके, दो चीज एक साथ हुई, ध्यान देना। माइनस 1000 साइन 30 उधर गया तो प्लस 1000 साइन ऑफ 30 हो जाएगा। ओके, अब एन ए का वैल्यू हम लोग को पता है और म्यू ए का वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। म्यू ए है हमारा 0.25 और एन ए हम लोग को मिला है, दोनों का वैल्यू इधर पुट कर दो। अब देखो म्यू ए कितना है 0.25 और एन ए का वैल्यू मिला हम लोग को 866.03 को ब्रैकेट में रख दो, प्लस ये हमारा 1000 साइन ऑफ 30। अब ये दोनों को कैलसी में पुट करो, कैलकुलेशन को कैलसी में पुट करो अच्छे से और इसको कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा 716.51 न्यूटन। तो टेंशन टी का वैल्यू मिल गया देखो हम लोग को 716.51 न्यूटन। तो टेंशन का वैल्यू मिल चुका है, यहां पे लिख देते हैं टेंशन का वैल्यू 716.51 न्यूटन, दोनों के लिए सेम है। अब टेंशन मिल गया तो ब्लॉक ए का काम खत्म। अब ब्लॉक बी का इक्विलिब्रियम करेंगे और टेंशन की वैल्यू यूज करके इसके वेट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं ब्लॉक बी की तरफ। सब में पहले यहां पे लिख देंगे कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम और एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का एफबीडी या ब्लॉक बी का हम लोग इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका भी हम लोग इक्विलिब्रियम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम बना लेंगे, एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना है। देखो डायग्राम अच्छे से बनाना है, मे बी आप पेन से बनाओ चलेगा एग्जाम में, लेकिन स्केल का यूज करो, प्रॉपर दिखना चाहिए डायग्राम। ठीक है, अब देखो ये वाला सरफेस का एंगल कितना है, ये वाले सरफेस का एंगल है 60 डिग्री। सब में पहले अब यहाँ पे हम लोग को नोन क्या है, ये टेंशन नोन है। टेंशन फोर्स हम लोग को पता है, टेंशन फोर्स यहाँ पे हम लोग को पता है, टेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है पहले वैल्यू से, कितना है 716.51 न्यूटन टेंशन का वैल्यू पता है। अब वेट अननोन है, वेट हम लोग को फाइंड आउट करना है, वेट की वैल्यू अननोन है। ये देखो ये हमारा वेट रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड WB, इसकी वैल्यू अननोन है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके बाद अब रिएक्शन कैसे एक्ट होगा, देखो ये हमारा सरफेस है, सरफेस को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये रहेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। NB नाम दे देंगे इसको क्योंकि हमारा ब्लॉक क्या है, ब्लॉक हमारा ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी है, इसके लिए रिएक्शन भी क्या आएगी NB आएगी। अब इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो किधर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है नीचे की तरफ है ना, ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा अपवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कभी भी कैसे होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये रहेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट बी FB, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मोशन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओके, चारों फोर्सेस आ गए। अब क्या करना है, अब सिंपली वैसे ही करना है हम लोग को। सब में पहले एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एंगल हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को, यहाँ पे देखो इस वाली वर्टिकल लाइन को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और इस नॉर्मल रिएक्शन का एंगल हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, ये वाला जो सरफेस है ना, इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से हम लोग को पता है कितना है 60 डिग्री। सो इसकी जो रिएक्शन रहेगी, इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, उसका एंगल वर्टिकल से भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा।
सिंपल सी चीज याद रखना है ना, यही चीज याद रखना है, बाकी सारा एंगल का झंझट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखो हॉरिजॉन्टल से सरफेस का एंगल 60 डिग्री है, तो इस सरफेस की जो रिएक्शन रहेगी उस रिएक्शन का वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो इधर, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो दोनों एंगल का वैल्यू सेम रहेगा, ये एंगल मिल गया 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग टिल्ट करके हॉरिजॉन्टल कर देंगे ना, तो इस वाले प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। देखो इस वाले प्लेन को हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। देखो सब में पहले हम लोगों ने ब्लॉक को ड्रॉ कर दिया, अब इसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो टेंशन हमारा आ जाएगा इधर, टेंशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, टेंशन इधर आ जाएगा, इस साइड में टेंशन हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया 716.51। उसके बाद ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है, इसको लिख देंगे हम लोग FB है ना, FB = NB रहेगा, आगे फॉर्मूला है हमारे पास पता है हम लोग को, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड है, तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ही रहेगी ऐसे, NB नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमारा वेट देखो, वेट किधर है, इधर के साइड है, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में है, तो वेट आएगा हमारा यहाँ पे, ये वाला वेट है हमारा, वेट हम लोग को फाइंड आउट करना है, WB इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसका वर्टिकल से एंगल हम लोग को पता है, वर्टिकल से इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, सिर्फ एक ही फोर्स है जो कैसा है, इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड फोर्स को हम लोग सबसे पहले रिजॉल्व कर लेंगे। चलो तो सबसे पहले इस इंक्लाइंड फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे और फिर बाकी का कैलकुलेशन, आगे के कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं, मैं रख कर देता हूं। अभी देखो फोर्स का एंगल अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का एंगल भी कैसा रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, जैसा इसका एंगल वैसे इनका एंगल रहेगा। अब एंगल हम लोग को कहां से पता है, फोर्स का एंगल हम लोग को पता है वर्टिकल से, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा cos, WB cos ऑफ 60, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा sin, WB sin ऑफ 60। ओके, जहां से एंगल पता है वो cos कंपोनेंट और जहां से नहीं पता है वो sin कंपोनेंट। ओके, फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना है और हम लोग को आगे का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप कि समेशन ऑफ x पहले करना है या समेशन ऑफ y पहले लेना है, इसके लिए हम ध्यान से देखते हैं। तो अगर y लेते हैं, NB अननोन है और ये WB अननोन है ना, दोनों फोर्स अननोन है ना, वर्टिकल दो फोर्स है सिर्फ, और दोनों में के दोनों फोर्स में दो अननोन है, तो इक्वेशन मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर हॉरिजॉन्टल को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे 1 2 3 तीन फोर्सेस है, सो FB अननोन है और WB अननोन है, यहाँ पे भी दो अननोन है, वर्टिकल लेंगे तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो अननोन है, तो मतलब हम लोग को दोनों में से कोई भी हम लोग लेंगे तो इक्वेशन मिलेगी, फिर इक्वेशन का वैल्यू आगे पुट करना पड़ेगा, वहां से हम लोग को आंसर मिलने वाला है। तो स्टार्ट किससे किया जाए, स्टार्ट उससे करना है जहां पे फोर्सेस कम है, तो आपको इजी हो जाएगा। देखो f ऑफ y अगर हम लोग इज इक्वल टू 0 ले देते, वर्टिकल फोर्सेस सिर्फ दो है ना, इसलिए हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं इससे स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस सिर्फ दो ही है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो देखो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है हमारा NB और डाउनवर्ड आ रहा है हमारा WB, तो लिखेंगे WB cos ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। अब NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो NB इसको उधर लेके जाओ, NB का वैल्यू मिल जाएगा यहां से हम लोग को, देखो NB इज इक्वल टू क्या होगा, WB cos ऑफ 60। ओके, अगर इसको और शॉर्ट करेंगे हम लोग तो देखो यहाँ पे cos 60 का वैल्यू कितना होता है 0.5, देखो sin 30 और cos 60 दोनों का वैल्यू कितना होता है 0.5 या हाफ होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0.5 WB है ना, 0.5 कहां से आया, cos 60 का वैल्यू होता है 0.5। अगर आपने ये नहीं लिखा सिर्फ cos 60 ये भी इक्वेशन लिख दिया डायरेक्टली तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे 0.5 लिख रहा हूँ, आपने 0.5 नहीं लिखा, सिर्फ cos 60 NB इज इक्वल टू cos 60 WB लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे इस पर। यहाँ पे हम लोग को NB का वैल्यू मिला WB के फॉर्म में। ओके,
अब क्या करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 करना है। उससे पहले क्या करेंगे, fb का वैल्यू निकालेंगे। देखो fb, f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू n, तो उसी तरह से fb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू b इनटू nb हो जाएगा। अब म्यू b की वैल्यू हम लोग को पता है, म्यू a और म्यू b दोनों का वैल्यू कैसा था, सेम था, 0.25 था, तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर देते। देखो fb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 nb, fb इज इक्वल टू 0.25 क्या मिल गया, nb मिल गया ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से हम लोग आगे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब क्या करना है, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अब देखो राइट साइड में कौन जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है सिर्फ ये वाला फोर्स wb sin 60 है ना, ये राइट में जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, wb sin ऑफ 60। उसके बाद लेफ्ट में कौन जा रहा है, लेफ्ट में दो फोर्सेस है, ये वाला 716 वाला टेंशन वाला फोर्स, तो माइनस 716.51 और FB भी लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस FB इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 716.51 को उधर लेके जाओ, बाकी इसे WB को एज इट इज रखो, WB हम लोग को निकालना है, WB sin ऑफ 60 माइनस FB की जगह पे क्या लिखेंगे, FB इज इक्वल टू क्या है, 0.25 FB है, सो FB की जगह पे लिखेंगे हम लोग 0.25 NB इज इक्वल टू, देखो इस माइनस 716.51 को उधर लेके गया मैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 716.51 और ये FB का जो वैल्यू पुट किया हम लोगों ने, ये कहां से मिला हम लोग को, इक्वेशन नंबर 3 से मिला है ना, तो इसको आगे हम लोग रीजन दे देंगे कहां से आया वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 से आया, ठीक है। ओके, अब NB का वैल्यू भी तो हम लोग को पता है, NB क्या है, NB 0.5 WB है, सो NB की जगह पे 0.5 WB लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखो यहाँ पे ये एज इट इज रखेंगे, WB sin ऑफ 60 माइनस, अब देखो 0.25 एज इट इज, अब NB की जगह पे क्या लिखेंगे, NB की जगह पे लिखेंगे 0.5 WB लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 WB, ये किसका वैल्यू है, NB की जगह पे 0.5 WB लिखा, कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से, इज इक्वल टू आया हमारा 716.51, यहाँ पे हम लोगों ने NB का वैल्यू लिखा है, इसका रीजन कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 से है, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोगों ने वैल्यू लिखा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.25 into 0.5, अब सब में पहले क्या लिखेंगे, WB sin ऑफ 60 माइनस 0.25 into 0.5 कितना आ गया, 0.125 WB इज इक्वल टू 716.51। ओके, अब यहां पे भी WB है, यहां पे भी WB है, सो दोनों इक्वेशन में से WB को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो देखो यहाँ पे WB को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, इधर इसके पास क्या बचेगा, sin 60, यहाँ पे WB चला गया तो sin 60 बचा, माइनस साइन एज इट इज माइनस, और यहाँ पे क्या है 0.125 WB बाहर निकाल ले, 0.125 बचा, इज इक्वल टू 716.51। अब देखो WB के साथ ये sin 60 माइनस 0.125 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर लेके जाओ, डिवीजन में चला जाएगा, है ना, तो डिवीजन में चला जाएगा तो यहाँ से हम लोग को WB का वैल्यू मिलने वाला है। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर वाला पोर्शन रफ करता हूँ और यहाँ पे करेंगे, आगे की कैलकुलेशन इधर करेंगे। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, WB इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा 716.51 डिवाइडेड, अब WB के साथ ये sin 60 माइनस 0.125 कैसा था, मल्टीप्लिकेशन में था, ये इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। देखो तो डिवीजन में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे sin ऑफ 60 माइनस 0.125, ये सारा टर्म यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा और इसको हम लोग कैंसिल पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो यहां से हम लोग को WB का वैल्यू मिलेगा 966.92 न्यूटन है, 966.92 न्यूटन, ये मिल गया वेट ऑफ ब्लॉक B जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, और यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।